नमस्कार। राजस्थानी बातों के अध्ययन के संबंध में हम आज राजस्थानी बात संग्रह जो बीए भाग द्वितीय की पाठ्य पुस्तक है उसके बातों का अध्ययन कर रहे हैं। और आज जिस बात को हम ले रहे हैं वह बात है जस्सा सरवैयेरी बात। इस बात में आत्मस्वाभिमान है और एक प्रण जो पहले लिया जाता था वह प्रण होता था अनमी। अनमी का मतलब होता है जो वीर है, जो स्वाभिमानी व्यक्ति है, वो किसी के सामने भी झुकता नहीं है, नमन नहीं करता। अब यहां नमन नहीं करने का अभिप्राय अनादर करना नहीं, या ईश्वर के सामने झुकना भी नहीं, या अपने से बड़ों के सामने झुकना भी नहीं, यह नहीं, बल्कि यह है कि जो व्यक्ति शत्रु है, जो व्यक्ति अपने को ज्यादा अभिमानी समझता है, उसके सामने सर को नहीं झुकाना, अपने मस्तिष्क को उसके सामने नहीं झुकाना। यह जो प्रण था यह अनमी का प्रण कहा जाता था। और इतिहास में कई ऐसी घटनाएं आती है जब हम देखते हैं कि इस अनमी प्रण के कारण अनेक वीरों को अपने इस प्रण की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करना पड़ा, लेकिन वे इस प्रण से पीछे नहीं हटे, अपने इस आत्म स्वाभिमान के जो चारित्रिक प्रधानता है उससे पीछे नहीं हटे। ऐसी ही कथा जैसे सरवैया की बात में हमें दिखाई देती है। जस्सा सरवैया कहवाट सरवैया का पुत्र है जो गिरनार का राजा है, और वह गुजरात प्रदेश के जो अहमदाबाद नगर है उस अहमदाबाद नगर के महमूद बेग बादशाह के अधीन है। उस बादशाह के अधीन और भी 15 हिंदू राजा है। उनका अलग अलग नाम उल्लेखित किया गया है, लेकिन हमारे जो संदर्भ है उस संदर्भ में हम केवल जस्सा सरवैया की बात करेंगे। तो उसके संबंध में लिखा है जस्सो सरवैयो गढ़ गिरनार राज्य करे, अर्थात गढ़ गिरनार का जो राज्य है उस पर जस्सा सरवैया राज्य करता है। और उसके 3 छोटे भाई हैं, दूधा, बेजा और जस्सा उसके 3 भाई हैं। उस महमूद बेग जो बादशाह है अहमदाबाद नगर का, उसके पास एक साजन नाम का चारण कवि था। वो हम हर समय उसके साथ रहता था। एक तरह से वो उसका बिल्कुल अभिन्न मित्र था और छाया की तरह उस महमूद बेग के साथ रहता था। एक दिन की बात है, उस चारण ने, जो साजिन चारण था, उसने अपने महमूद बेग से निवेदन किया कि बादशाह सलामत, यदि आप मुझे आज्ञा देते हैं तो मेरे कुछ यजमान जो हिंदू हैं उनको जाकर मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं। तब बादशाह बोला, क्योंकि वो उससे अलग नहीं होना चाहता था, अभिन्न नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने कहा, वे साजन हिंदू पास जाई क्या करेगा, तेरे चाहिए सु मैं यहाँ सु मंगा दूंगा। बादशाह को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे किसी वस्तु की, चीज की आवश्यकता है, धन आदि की आवश्यकता है, और वह उस धन की या वस्तु के लिए उन हिंदू राजाओं के पास जाना चाहता है। इसलिए वह कहता है, तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता है मैं तुम्हें वो मंगवा कर दे दूंगा। तब साजन कहता है, जिसके सर पर बादशाह हजूर का कृपा हो, उनका हाथ हो, उसे किस बात की कमी, अर्थात मुझे किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन जो मेरे यजमान हैं उनके वहां जाना मेरा कर्तव्य बनता है। इसलिए अगर आप कहते हैं तो मैं जाकर उनको आशीर्वाद देकर आऊं।
तब वह बादशाह पूछता है, साजन तू कितने दिन में वापस लौट कर आएगा? तब वह कहता है, श्रीमान मैं 7वें दिन वापस आपके पास लौट कर आ जाऊंगा। तब साजन विदा हुआ और गढ़ गिरनार के राजा जस्सा सरवैया के यहाँ आया। उसके 90,000 का राज्य है, वहाँ बैठा हुआ है और अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, और वहाँ उस दरबार में वह साजन कवि उसे आता हुआ दिखाई देता है। तब जस्सा अपने जो उमराव है उनसे कहता है, देखो मुझे साजन जैसा कोई व्यक्ति आता हुआ दिखाई दे रहा है। तब उसका छोटा भाई जो यूदा है वह कहता है, वह तो बादशाह का कवि है, बादशाह का मित्र है, बादशाह की सेवा में रहता है, और बादशाह तो उसे एक घड़ी भी उससे अलग होना नहीं चाहता, इसलिए वह अपने यहाँ क्यों आएगा। और इतनी देर में बात चलती ही है कि वहां साजन कवि आ जाता है। जस्सा जी उठकर उसका स्वागत करते हैं, सभी लोग स्वागत करते हैं, और आकर उसे आशीर्वाद साजन कवि देता है। और वह साजन कवि गढ़ गिरनार के राजा जस्सा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हिंदुओं में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ है तो तू ही है, और हिंदुओं की पाग तो तेरे सर पर ही शोभायमान हो रही है। तब जस्सा बहुत प्रसन्न होता है और उनके प्रति आभार ज्ञापित करता है कि आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया। दूसरा दिन होता है और दरबार लगता है, और साजन कवि दरबार में आकर उपस्थित हो जाता है। तब राजा स्वयं भी देखते हैं, उनका छोटे भाई भी देखते हैं, और साजन जी को कहते हैं, साजन जी आप यहाँ 10-20 दिन रहो, अपना थकान उतारो, कुछ दिन और रहो। लेकिन वह कहता है, महाराजा मैं तो खूब दिन रहने की इच्छा थी, लेकिन बादशाह ने तो मुझे बहुत थोड़े दिनों के लिए 1 सप्ताह का मोहलत दिया है, 8 दिन का समय दिया है, मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे आज्ञा दो। तब राजा उसके सम्मान में 7 हाथी, 7 घोड़े, 7 गांव, 1000 रुपये, पग का, पांव का कड़ा, माला, मुंदरा, हाथ के सांकले, जराव का कटार, सिरपाव आदि देकर उसे विदा करने के लिए वह सामग्री उसके सामने प्रस्तुत करता है। उस समय साजन कवि जो है वो उससे भेंट में जो भी सामान दिया गया उसकी तरफ निगाह डालता, उसको देखता, और उसे यह दिखाई देता है कि इस सिरपाव में पगड़ी नहीं है। तब वह अपना सिर हिलाता है, अर्थात इस सिर हिलाने का अभिप्राय है उसे यह सामग्री पसंद नहीं आई, वो उसे अच्छा नहीं लगता। तब दूधा भाई कहता है, कवि राजा आपकी नजर तो बहुत ऊंची है, और आप तो बादशाह के चारण हैं, इसलिए हमने जो भेंट दी वो आपको बहुत तुच्छ लग रही है, आपकी नजर में इस भेंट की कोई कीमत ही नहीं है। तब वह कहता है, साजन कवि ना बाप ऊंची नजर काई हुए, जैसा जेवड़ा दातार 6 कोण, सिरपाव माहे पाग नहीं। अर्थात इस दुनिया में जस्सा जैसा कोई भी दातार नहीं है, इसलिए यह कम ज्यादा की तो बात ही नहीं है, लेकिन इस सिरपाव में पगड़ी नहीं दी है। वह पाग ही होती थी जो सिरपाव में राजा अपने माथे की पगड़ी को उतारकर जिसका सम्मान किया जाता था उसे पहनाता था, और यह सबसे बड़ा सम्मान होता था। इसलिए उसने कहा कि सब कुछ है लेकिन राजा जो पाग है वो वहां नहीं। तब जस्सा बोलता है, देखिए यही उसके अनमी प्रण की सबसे बड़ी विशेषता, साजन जी माथो मांगो तो हजूर करो,
कहीं पाग भारी पातशाह ने नहीं नमे। हे कविराज साजन जी, यदि आप मांगते हैं तो मैं अपना माथा भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी पाग मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी पाग अनमी है, किसी के सामने झुकती नहीं है। तब साथ में यह भी कहता है कि आप बादशाह के वहां जाएंगे, आप वहां अपना मस्तिष्क झुसराएंगे, इसलिए जब आप सर झुकाएंगे तो मेरी पाग भी आपके सर के साथ झुकेगी, इसलिए मैं अपनी पाग आपको नहीं दूंगा। तब वह साजन कवि कहता है, पातशाह ने थारी पाग नहीं नमाऊं, मैं अब तुम्हारी पाग को बादशाह के सामने नमन नहीं करूंगा, या उस पाग के साथ बादशाह के सामने नमन नहीं करूंगा। तब अपनी पाग को उतारकर उसकी सेवा में दी और चारण विदा हुआ। साथ में अलग अलग उनके जो भाई थे उन्होंने भी उनको विदा दी। और तब जो भाई है वो बोलता है, आपस में बात करते हैं कि ये जा रहा है पाग बांध के, अभी तो इसने हाथ मान लिए, स्वीकार कर लिए, लेकिन ये बादशाह के सामने जाकर झुकाएगा सिर्फ। इसलिए राजा कहता है इसके साथ में 2-3 सेवक भेज दो, जो पता लगाए कि वह उस पाग को झुकाता है या नहीं, और वो 2-3 लोगों को उसके साथ भेज देते हैं और ये कहते हैं कि इसके साथ मत रहना, आप रास्ते में जाना, कहा हम दूर से आए हैं, और वो इस बात को उसके साथ हो जाते हैं। केवल पता इतना ही करना है कि वह पगड़ी को झुकाता है या नहीं। नियत अवधि में बादशाह की सेवा में साजन पहुंच जाता है और वहां जाकर दरबार में प्रणाम करता है। तब बादशाह पूछता है, साजन आ गए? तब वो कहता है, जीवे बादशाह सलामत, आपकी 1000 उम्र हो, मैं हाजिर हो गया। तब वह कहता, साजन आगे आओ। बादशाह और साजन की नजर एक दूसरे से मिलती है। तब साजन क्या करता है, अपने सिर की पगड़ी को उतारकर हाथ में ले लेता है और बादशाह के सामने सलाम करता है। तारा बादशाह बोलिए, वे साजन क्या फरियाद है? उस समय में यह परंपरा थी, जो फरियादी आता था वो अपनी पाग को अपने हाथ में ले लेता था, इसलिए वह पाग अपने हाथ में लेता है। तब बादशाह पूछता है, क्या तुम्हें किसी फरियाद है, तुम्हें कोई चीज चाहिए? तब वो कहता, नहीं बादशाह, मेरी क्या फरियाद हो सकती है, यह पाग जस्सा की है, जो बादशाह के सामने झुकती नहीं है, नमती नहीं है। बादशाह इस बात को सुनकर उसे क्रोध आ जाता है और वह कहता है कि क्या यदि मैं उस पर आक्रमण करूं, यदि मैं उस पर प्रहार करूं, तो मेरे प्रहार को झेलने के लिए तैयार है? तब वह कहता है, बिल्कुल श्रीमान, वह आपका सामना करेगा। तो वह कहता है, क्या मैं फौज की तैयारी करूं? साजन कहता है, बिल्कुल फौज की तैयारी करे, वो आपकी फौज का सामना करे। तब बादशाह 1,80,000 की सेना को लेकर अपने उमरावों के साथ पहुंच जाता है गढ़ गिरनार की तरफ, और वह चलता जाता है और 3 दिन में गढ़ गिरनार, अहमदाबाद से गढ़ गिरनार की तरफ पहुंच जाता है। और दूर से वह गढ़ दिखाई देता है। तब साजन से पूछा, ये क्या है? तब ये कहा, बादशाह सलामत, यही गढ़ गिरनार है। क्या ये गढ़ गिरनार? हाँ श्रीमान, यही गढ़ गिरनार। तब वह कहता है, बादशाह, मेरा संगली हाथी लेकर आओ, ये संगली हाथी और ये गढ़ गिरनार एक होके रहेंगे, अर्थात मैं इस पर विजय प्राप्त करके रहूंगा। इधर जस्सा के राज्य में उस दिन जस्सा चंपा वालों की बहन के यहाँ महल में अंतःपुर में होता है
और वहां शयन कक्ष में उसे ढोल की आवाज, नगारों की आवाज सुनाई देती। तब वो अपनी रानी से पूछते हैं, हे रानी, तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही है? तब वो कहते हैं, हाँ, मुझे नगारों की आवाज सुनाई दे रही है। तो उसने कहा, ये नगारे किसके हैं? तो उसने रानी ये कहती है, सवेरे का समय है, प्रातः काल है, कोई यात्री होगा, कोई साधु महात्मा होगा जो यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए ढोल बजा रहे होंगे। तब वह कहता है, नहीं, आप नहीं समझते, यह साधारण नगारा नहीं बल्कि युद्ध का नगारा है। तब वह उस नगारे को अच्छे से सुनने के लिए चौक में आ जाए और चौक में आकर उस नगारे को सुनते हैं। और इसी बीच जब वो नगारा सुनाई देता है अच्छे से स्पष्ट रूप से, तब वह समझ जाते हैं यह साधारण नगारा नहीं, ये युद्ध का नगारा। और बेचैन होकर अपने कक्ष और चौक के बीच में घूमते हैं। इसी समय में वह अपने छोटे भाई दूधा को बुलाता है और वो पूछते हैं, क्या दूधा, तुम इन नगारों को सुन रहे हो? तब वो कहता है, हाँ, सुन रहा हूं। और अब जब वह नगारा सुनाई देता है, तब दूधा जो है वो सभी सैनिकों को लेकर गढ़ में एकत्र होता है। और रात भर राजा बहुत बेचैन होकर अपने कक्ष और चौक के बीच में घूमता रहता है। तब जब सूर्योदय होने लगता है, तब वह अपनी रानी को कहता है, रानी, तुम यहीं चौक में खड़ी रहना, मैं अपने सेना का पता लगाकर आ रहा हूं और मेरे बिना तुम कक्ष में प्रवेश मत करना। आप जो राजा साजन है वो अपनी सेना के बीच में जाकर खड़ा होता है और अपने छोटे भाई दूधा से पूछता है, कितने सैनिक एकत्र हो गए? तब वो कहता है, 9,000 सैनिक एकत्र हो गए। तब वह अपने और आकर यह सूचना भी एक राजपूत देता है कि बादशाह महमूद बेग आक्रमण करने के लिए आ गया है। आक्रमण करने के लिए सेना खड़ी हो गई है महमूद बेग की, और खुद की भी सेना साजन की तैयार हो गई है। ऐसे समय में वह जस्सा जो है वह अपने सैनिकों को कहता है, मैं रात भर बहुत परेशान रहा हूँ और मैंने अफीम का अधिक सेवन किया है और मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैन हूँ। इसलिए यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं कुछ समय के लिए जाकर सोना चाहता हूँ। राजा की इस बात को सुनकर राजा को मना करने की हिम्मत किसके होती है? और राजा ने जब इस बात की स्वीकृति मांगी, तभी सभी लोगों ने उसको स्वीकृति भी दी और राजा अपने कक्ष में आ गया। तब वह अपने रानी के साथ अपने कक्ष में चला गया। अब इधर वहां सेना, जब दिन उग गया है, सेना तैयार खड़ी है, तब बादशाह बोलता है साजन से, हे साजन, तुम्हारा जस्सा कहाँ गया? तू तो कहता था सच्चा जस्सा मेरा सामना करने के लिए आए, लेकिन देख जस्सा तो भाग गया। तब वो कहता है साजन कि आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी आपके सामने लाकर जस्सा को उपस्थित करता हूँ। तब वो कहते हैं ठीक है। तब साजन बहुत अपने घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते वहां महल में आता है। तब देखा जस्सा, देखा दूधा खड़ा है, बीजा खड़ा है और दूसरे राजपूत भी खड़े हैं, लेकिन जस्सा वहां नहीं है। तब वो कहता है, अरे मैं बादशाह के सामने झूठा हो गया हूं, मैंने कहा कि वह आपका सामना करने के लिए आएगा, लेकिन जस्सा तो यहाँ है ही नहीं। तब उसने कहा, जस्सा कहाँ है? राजपूतों, क्षत्रियों, बादशाहों को तो 3 दिन हो गए अपने पांवों पे खड़े, और आप लोग कहाँ हैं? तब वो कहता है, आप जो दूधा है
वह कहता है, श्रीमान राजा जी, कविराज, आप बहुत ठीक समय पर आए हैं। दादू जी तो पौड़िया छे अभी सो रहे हैं, हम तो छोटे बच्चे हैं, लेकिन आप जाकर उनके कहो और दादा को जगाओ। तब साजन बहुत भला बुरा कहता है, आगी लागी बादशाह नू 3 रोज खड़ा हुआ, आंखें मिलिया वागो पैरिया और राजपूत सूतो छे। राजपूत सो रहा है और ऐसे समय में वह जाकर उससे कहता है, क्या तेरे कानों में सुनाई नहीं दे रहा है? बादशाह खड़ा हुआ है, चारण कैसे कठोर वचनों पर सुनकर राजा जागता है और अपनी रानी को कहता है, साजन कवि आ गए, इनका स्वागत करो और खुद भी युद्ध के लिए तैयार हो। और साजन को ये कहता है, आप बादशाह के पास चलिए, मैं युद्ध में उपस्थित हो रहा हूं। तब उसने कहा कि मुझे कैसा पता चलेगा कि आप, साजन कवि से कहता है कि आप कैसे पता चलेगा कि आप बादशाह के पास पहुंचे? तब वो कहता है, मैं अपने झंडे को 7वां झंडे को हिलाऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं बादशाह के पास पहुंच गया। और बादशाह वो बख्तर, टोप आदि जो अस्त्र शस्त्र उनको धारण करके घोड़े पर बैठकर पहुंच जाता है और अपनी सेना के पास जाकर कहता है कि पूछते हैं कितने सैनिक हैं? तब जैसा कहता है, जो सेना खड़ी है देखिए। तब वो कहता है कि जिसके घर के 4 लोग हैं उसके 3 को रखो, 1 को निकाल दो। जिसके 2 हैं वो 2 को रखो, 2 को निकाल दो। और जिसके घर के 2 हैं उसमें 1 को रखो, 1 को निकाल दो। और इस प्रकार सेना को टालते टालते 2000 सैनिकों को कम कर दिया और आप 7000 सैनिकों के साथ गढ़ से निकला और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहता है, जो इस युद्ध में काम आएगा वो गढ़ गिरनार के लिए काम आएगा, मेरे लिए काम आएगा। और उसने यह भी कहा कि हमें क्या करना। 7000 हाथी लेकर बादशाह आया है और हम 7000 लोग हैं, इसलिए हमें क्या करना है कि हमें हाथियों के बीच में होकर अपनी सेना को निकालना है। न हमें दाएं जाना है, न हमें बाएं जाना है, और हाथी मारते मारते हमें सीधा उस सेना को पार कर जाना है। और इसी रणनीति के तहत सेना को युद्ध में झोंक दिया जाता है और 7000 सैनिक उस 7 कोस के युद्ध में चले जाते हैं। और तब बादशाह की सेना यह सोचती है कि हमारी सेना को पार करके जस्सा भाग गया है और वो जस्सा भाग के पीछा करने लगते। तब बादशाह यह कहता है कि इस सेना का पीछा करो। और जैसा ही सेना का पीछा करते हैं तब जस्सा की सेना वापस मुड़ जाती है और अपने सामने आती हुई उस सेना को पर आक्रमण करती और उसके सैनिक अब उसके जो छोटे भाई हैं सब युद्ध करने लग जाते हैं और भयंकर युद्ध होता है। बहुत सारे साहबजादे, मिर्जादे बादशाह की सेना के मारे जाते हैं। उसके भी जो साजन है, जो जस्सा है, उसके भी छोटा भाई मर जाता है, बीजा। और तब बीजा बच जाता, तब आकर वह प्रणाम करता है अपने भाई को। तब जस्सा जो ऋण में बैठा हुआ है, घायल अवस्था में है, उसके पांव दोनों कट चुके। ऐसी अवस्था में वह अलग अलग लोगों के साथ बैठा हुआ है। तब उसने कहा, अपने छोटे भाई बीजा से बात करता है कि तू बच गया? तब कहता है, हाँ मैं बच गया हूं। तब उसने कहा, इधर आओ, घोड़े पर बैठकर। तब वह उसे अपने पास बुलाता है और पास में बुलाकर अपने अंगूठे से, तलवार से चीर लेता है अपने अंगूठे को और अपने छोटे भाई के
यह कहता है तुझे मैंने गिरनार का राज्य दे दिया है, इसलिए तू अब यहां से निकल गया। तब बैजा कहता है मैं नहीं निकलूंगा। बादशाह कहता है गढ़ गिरनार के ऊपर अपना थाना बनाऊंगा, सरवैयों के वंश को कहानी में पेलूंगा। ऐसी समझ में कहा कि तू जब तक घोड़े की पीठ पर रहेगा तब तक बादशाह उसका थाना नहीं बना सकता, इसलिए तू जा, तू ही उसका सामना करने के लिए तैयार। बेटा निकल जाता है। तब बादशाह को यह दिखाई देता है कि वह साजन गया है। तब उसने कहता है लेकिन देखा नहीं, साजन नहीं। रात हो जाती है और उस युद्ध क्षेत्र में जस्सा बैठा हुआ है। उसके 84 घाव लग जाते हैं और पांव उसकी जांघों से अलग हो चुके हैं। रात होने को आई और उसने जो धोती पहनी हुई है एक तह वाली, वो धोती को अपने अच्छे से बांधता है, अपने कमर से उस धोती को बांध लेता है और फिर उसे हाथों से उसको और उसके ऊपर एक बहुत ही चाक थी, उससे भी उस धोती को बांध लेता है और रण क्षेत्र का घूमने लग जाता है रण क्षेत्र। और अपने अपने जो घायल सैनिक है, मरे हुए सैनिक है, उनको देखता है। कहाँ 20, 30, 40, 50 ऐसा पड़ा हुआ देखता। और उसने अपने जो तलवार है उसने उस तलवार को अपने मुंह में ले लिया और रण को देख रहा है। अपने राजपूतों को जहां देखता है, अपने सैनिकों को देखता है, तब उनके सिर पर हाथ फेरता है और जहां बादशाह का सैनिक दिखाई देता है उनके गले पर तलवार मारता है। इस तरह चलते 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 घूमते घूमते उसके मांस बाहर निकलकर आ जाता है और जो धोती बांधी हुई थी वह भी नीचे उतर जाती है। ऐसे में ही सूर्योदय होता है। अब बादशाह जो है वह साजन कवि से पूछता है, हे साजन कवि बताओ, जस्सा भागा या मारा गया? उसका कुछ पता लगा। तब साजन कहता है जस्सा की खबर करो भाई। तब वह कहता है जस्सा की कोई खबर नहीं। बादशाह कहता है अल्लाह तोबा वे साजन, जस्सा की खबर करो। तब साजन कवि उस युद्ध क्षेत्र में जाता है और आकर देखता है उस रण क्षेत्र में एक तलवार चमकती हुई सी दिखाई देती है और उस तलवार चमकती हुई स्थान पर जब साजन आकर देखता है तो साजन देखता है वह जस्सा है और साजन आकर उसे आशीर्वाद देता और यह कहता देखिए क्या कितना अच्छा दुख हुआ। उसने साजन कवि ने कहा जानियो तू जैसा एक करीस कहवाट हो, सिर सुल्तान अतिशय न देता नामीस नहीं। मुझे पक्का पता था तुम सुल्तान की दिशा में अपने सिर को नहीं झुकाओगे। तब जस्सा जी कहता है साजन जी आपके आगे दूधा भाई पड़ा हुआ है, देखता है। और तब कहा बादशाह को साजन अपने सैनिकों को कहता है जाओ बादशाह को खबर करो कि साजन जीवित है और रण क्षेत्र में घूम रहा है। बादशाह को जब यह खबर लगती है तब वह चिंतित होता है और वो कहता है अरे वह जीवित है तो उसने और कोई जुल्म किया होगा। तब वह हाथी के ऊपर लोहे की कोठरी में, लोहे के पिंजरे में बैठकर आता है जस्सा की तरफ और उसे इस बात का भय है कि यह जो उस समय शब्द का प्रयोग किया गया है वह कहता है वे साजन जस्सा उड़ना हिंदू है, उड़कर मेरी छाती पर आकर बैठ जाएगा। इसलिए वो घबरा कर उसके पास जाता है वो लोहे की कोठरी में बैठकर और साजन को कहता है तुम इसे कहो कि ये मेरे सामने झुके, मेरे सामने अपना सर झुकाए और यदि यह सर झुकाता है तो मैं उसे गढ़ गिरनार दूंगा। जिम गढ़ गिरनार जू पावा जू जूनागढ़ आदि गादी धनी करो। देखिए
क्या कहता है? यदि केवल सिर झुका देता है तो मैं इसे गढ़ गिरनार दूंगा, पावागढ़ का राज दूंगा, जूनागढ़ का राज दूंगा और अपने आधे राज्य का इसको मैं स्वामी बना लूंगा। लेकिन वह कहता है, हे बादशाह, जो तुम झुकने की बात कहते हो वह झुकना मेरी तो यही बात है जो सिर्फ भगवान विष्णु के आगे झुकता है, भगवान श्री कृष्ण के आगे झुकता है, वो किसी म्लेच्छ राजा के सामने झुकने की स्थिति। और उसके हाथ में जो तलवार थी वह तलवार एकदम बादशाह की तरफ फेंकता है। तब साजन कहता है, बादशाह बोलता है, रे साजन, जस्सा को पानी पिलाओ। तब जस्सा बोलता है, हाँ मुझे पानी पिलाओ। साजन जी, जो तलवार के आगे आए मैंने उनको तलवार का पानी पिलाया है, और तलवार का कितने लोगों का पानी पिलाया ये तो मुझे सामने नहीं, लेकिन रात के 4 पहर में मैंने बादशाह की सेना के 7,700 सैनिकों को मैंने तलवार का पानी पिलाया है, अर्थात उनको मौत के घाट उतारा है। हाँ, मैं पानी प्यासा हूं, मुझे बहुत निश्चिंत होकर पानी पिलाओ। इतने में दूर से एक गोला छूटता है। वह गोला आकर जस्सा के पास छूटता है, और जैसे ही वो गोली उसको आकर लगती है उसकी हड्डियां बिखर जाती हैं। तब बादशाह बोलता है, वे साजन क्या जुल्म, जस्सा का पांव का, इसके पांव कहां गए? जीवे बादशाह सलामत। साजन कहता है, जस्सा का पांव दूर है। हे बादशाह, अभी जस्सा के पांव नहीं है। यदि जस्सा के पांव होते तो यह आप जो यहाँ खड़े हैं ना, वो यहाँ आप यहाँ खड़े नहीं सकते। जस्सा कहाँ पाया, और बादशाह वापस अपनी सेना को कूच करके अहमदाबाद आ गया और गिरनार में बेजा राज्य करता है। इस कहानी में जो अनमी का प्रण है, उस अनमी का प्रण कहते हैं जब अंतिम समय में भी बादशाह उसे इतना प्रलोभन देता है, राजा जस्सा को, कि मैं गढ़ गिरनार, पावा, जूनागढ़ और आधा राज्य तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम एक बार मेरे सामने झुक जाओ, मुझे प्रणाम करो। लेकिन जस्सा इस बात से स्वीकार नहीं करता। यही इस कथा की सबसे बड़ी विशेषता, यही इस बात की सबसे बड़ी विशेषता है कि व्यक्ति चाहे मर जाता है, अपने मातृभूमि के प्रति, अपने स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, लेकिन अपने स्वाभिमान का कभी भी त्याग नहीं करता और अपने प्रण का मरते दम तक भी पालन करता है। धन्यवाद। हाँ।